हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे निजी, सार्वजनिक और मेरिट वस्तुएं, अंग्रेजी में जिससे कहें प्राइवेट, पब्लिक और मेरिट गुड्स। इनके बारे में आज डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक एक करके तीनों के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, निजी वस्तुओं के बारे में, मतलब प्राइवेट गुड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनकी परिभाषा के बारे में बातचीत करें। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है, प्राइवेट गुड्स, निजी वस्तुएं किसे कहते हैं। तो एक निजी वस्तु को एक ऐसी वस्तु या सेवा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो निजी वस्तु की बात करें तो निजी वस्तु को एक ऐसी वस्तु या सेवा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो क्या है, उपभोग करने के लिए खरीदी जाती है। पैसा दिया जाता है, चीज़ें खरीदी जाती है। जैसे हमें कोई आइसक्रीम खानी है तो हमने पैसा दिया और आइसक्रीम खरीद ली। और क्या करेंगे, आइसक्रीम खरीद के फेंकेंगे तो है नहीं, खाएंगे उसे। तो उपभोग करने के लिए खरीदी जाती है। और एक व्यक्ति के द्वारा उपभोग करने से दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। कि जैसे मैंने एक आइसक्रीम ली और खा गया, तो एक आइसक्रीम तो दुनिया से कम हो गई ना। तो वही बात है, एक व्यक्ति के द्वारा उपभोग करने से दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। जैसे ठेले की मैं सारी आइसक्रीम खा जाऊँगा तो क्या होगा कि दूसरे किसी भी व्यक्ति को आइसक्रीम नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक ने उपभोग कर ली तो दूसरे के लिए वो कम हो गई। सबके लिए नहीं है वो, सबके लिए भी उनके लिए जो पैसा देंगे, और पैसा देने के बाद भी एक समय आएगा कि वो खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो एक निजी वस्तु वह है जिसका स्वामित्व उस समूह या व्यक्ति तक ही सीमित होता है जिसने उसके उपभोग के लिए उसको खरीदा है। खरीद लिया तो वहीं तक वो सीमित रहेगी। तो हम बात करेंगे अब क्या, निजी वस्तुएं मतलब प्राइवेट गुड्स की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता आती है सबसे खास बात, कौन सी? प्रतिस्पर्धी उपयोग, रिवाइलरस हमारे कंजप्शन, मतलब प्रतिस्पर्धी उपयोग की बात करें, उपभोग की बात करें तो यह निजी वस्तुओं की एक प्राथमिक विशेषता होती है। मतलब प्राइमरी, सबसे पहली विशेषता यही होती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति के द्वारा वस्तु का उपभोग करने से दूसरे व्यक्ति के लिए उस वस्तु की मात्रा कम हो जाती है। मैं एक व्यक्ति उपभोग करेगा तो दूसरे व्यक्ति के लिए उस वस्तु की मात्रा क्या कम हो जाती है निजी वस्तु की। जैसे यदि एक सेब है और आप उसे खाते हैं तो वह सेब अब किसी और के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो सेब तो वो खा गया, क्या मैं खा गया। अधिकांश मूर्त घरेलू उत्पाद इसी श्रेणी में आते हैं कि जैसे 1000 टीवी बने मार्केट के अंदर और 1000 आदमी ने वो खरीद लिए, तो वह माल खत्म, पैसा हजम, तो वो चीज़ अब दूसरे के लिए उपलब्ध ही नहीं है। दूसरा आता है हमारा कौन सा, बहिष्करणीयता, एक्सक्लूसिविटी। मतलब कि निजी वस्तुओं की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि उत्पादक उन लोगों को वस्तु या सेवा का उपभोग करने से रोक सकता है। उत्पादक क्या, उन लोगों को क्या है, वस्तु और सेवा का उपभोग करने से रोक सकता है जो इसके लिए भुगतान करने को तैयार नहीं है या फिर सक्षम नहीं है। जैसे उत्पादक उनको वो सेवाएं नहीं देगा, वो वस्तु बिल्कुल नहीं देगा जो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है या फिर पैसे देने के सक्षम नहीं। उदाहरण के लिए देखें, एक बेकरी है तो बेकरी आसानी से उस व्यक्ति को रोटी बेचने से इनकार कर सकती है, मना कर देगी कि भैया मैं तेरे को रोटी नहीं दूंगा जो कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। पैसे देख तमाशा देख, पैसा नहीं देगा तो तमाशा भी देखने को नहीं मिलेगा। निजी संपत्ति अधिकारों के प्रयोग के माध्यम से बहिष्करणीयता को लागू कर सकती है कि भाई मेरी रोटी मैं चाहे जिसको दूं, पैसा नहीं है, मेरे को जो पैसे देगा उसी को दूंगा। तो ये क्या है, बहिष्करणीयता के माध्यम से क्या अधिकारों को लागू कर सकती है, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। फिर मार्केट प्राइस मतलब बाजार कीमत की बात करें। निजी वस्तुओं का उत्पादन और वितरण आमतौर पर कौन करते हैं, निजी स्वामित्व वाले व्यवसाय के द्वारा किया जाता है। और उनकी कीमत क्या, बाजार की ताकत मतलब मांग और आपूर्ति के आधार पर तय की जाती है। हर निजी वस्तु की एक कीमत होती है और उस कीमत का निर्धारण कौन करता है, बाजार। और बाजार किस आधार पर करता है, मांग और आपूर्ति के आधार पर। तो डायरेक्ट बेनिफिट या प्रत्यक्ष लाभ की बात करें तो निजी वस्तुओं का उपभोग सीधे खरीदार की उपयोगिता या संतुष्टि को बढ़ाता है। क्या निजी वस्तुओं का उपभोग क्या करता है, सीधे खरीदार की उपयोगिता या संतुष्टि को बढ़ाता है। ये लाभ सीधे उपभोग करने वाले व्यक्ति तक ही सीमित होते हैं। मतलब जो उपभोग करेगा वो लाभ क्या उसी को मिलेगा और किसी को नहीं। जिस व्यक्ति ने पैसे दिए हैं उस व्यक्ति ने उसको खरीदा है तो लाभ भी क्या है, प्रत्यक्ष रूप से उससे ही मिलेगा जिसने उसको पैसे दिए हैं। हर किसी को लाभ नहीं मिल सकता, और उसको तो बिल्कुल नहीं मिल सकता जिसने पैसे नहीं दिए हैं उसके लिए। फिर आता नॉन शेयरेबल मतलब गैर साझाकरण। मतलब कि एक निजी वस्तु को एक समय में एक पार्टी के द्वारा
गैर साझाकरण की बात करें तो एक निजी वस्तु को एक समय में एक पार्टी के द्वारा उपयोग या उपभोग किया जा सकता है। हालांकि उपयोग के अधिकार हस्तांतरण किए जा सकते हैं, जैसे हमारी वस्तु को बेचना, ये सब किए जा सकते हैं। नॉन शेयरेबल मतलब कि निजी वस्तु की खासियत क्या होती है, जो पैसा देता है वही उसका उपयोग और उपभोग कर सकता है, वो किसी से साझा नहीं है। दूसरा, वो तो चाहे तो कर सकता है साझा, लेकिन दूसरा ये नहीं कह सकता कि ये इसको साझा करना पड़ेगा वाली चीज़ नहीं होती। फिर आता है सीमित उपलब्धता, फाइनाइट हमारे अवेलेबिलिटी। कई निजी वस्तुओं की उपलब्धता सीमित होती है, जैसे हमारी BMW कार, मर्सिडीज कार। तो इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये गिनती की होती है, उपलब्धता तो होती है लेकिन कितनी होती है, सीमित उपलब्धता होती है। ऐसा नहीं है अनलिमिटेड नहीं होती ये चीज़ें, जिससे उनकी प्रकृति क्या है, बहिष्कृत हो जाती है। मतलब इसमें बहुत सारे लोगों को तो हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ही लोगों को वो चीज़ें मिल सकती है। क्यों? क्योंकि दूसरों को उन तक पहुंचने से रोका जाएगा। फिर बात करें लाभ का उद्देश्य, मतलब प्रॉफिट मोटिव। भाई निजी वस्तुओं की ज़रूरत की बात करें तो निजी वस्तुएं का उत्पादन करने वाली कंपनियों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। कि यदि फायदा हो रहा है तभी निजी वस्तुओं का उत्पादन होगा, लाभ नहीं हो रहा तो निजी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होगा। फिर राजस्व के प्रोत्साहन के बिना, क्या राजस्व के प्रोत्साहन के बिना मतलब सरकार इसको कोई फायदा नहीं देती है, चाहे तो दे ना चाहे तो ना दे। तो राजस्व के प्रोत्साहन के बिना कंपनी की वस्तु का उत्पादन करने की संभावना कम होती है। मतलब ऐसी कोई कंपनी ऐसा उत्पादन नहीं करेगी जिसमें उसको फायदा ना हो। यदि उसको फ़ायदा नहीं हो रहा तो हो सकता है वो कुछ भी ना करे, क्योंकि फ़ायदे के लिए तो कंपनियां काम करती हैं। फिर कम मुफ्त सवारी समस्या, मतलब लेस फेयर राइड प्रॉब्लम, मतलब सार्वजनिक वस्तुओं के विपरीत निजी वस्तुओं में मुफ्त सवारी की समस्या कम होती है। मतलब जो निजी वस्तुएं होती है वो फ्री में कम से कम या न के बराबरी होती है जो काम में लेने दी जाती है, नहीं तो सबके पैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उपभोग के लिए भुगतान करना आवश्यक होता है। उपभोग के लिए क्या है, भुगतान करना आवश्यक होता है। जैसे कि हमारे क्या होता है, भोजन, कपड़े, कारें, घर, निजी शिक्षा जो हमारी प्राइवेट एजुकेशन होती है, निजी स्वास्थ्य सेवा प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, सिनेमा का टिकट है, ये सब हमारे निजी वस्तुओं के अंदर आते हैं। खास बात होती है निजी वस्तुओं की कि निजी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए क्या पैसों का हिसाब या पैसों का प्रबंधन कौन करता है, व्यक्तिगत स्तर पर ही करना पड़ता है। खुद पैसे का व्यवस्था करो और चीज़ खरीद के ले आओ। यदि आप पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप उस चीज़ को खरीद नहीं सकते, और खरीद नहीं सकते तो उसको उपभोग भी नहीं कर सकते। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है निजी वस्तुओं का, ये प्राइवेट गुड्स का। फिर आते हैं हमारे पब्लिक गुड्स, जिन्हें कहते हैं हमारे सार्वजनिक वस्तुएँ। परिभाषा की बात करें जो हमारी सार्वजनिक वस्तुएँ किससे कहते हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो एक सार्वजनिक वस्तु, अर्थशास्त्र की बात करें तो एक सार्वजनिक वस्तु जिसे हम सामाजिक वस्तु या सामूहिक वस्तु भी कह सकते हैं। मतलब कि एक नहीं होती है, ये सामूहिक रूप से दी जाती है। एक ऐसी वस्तु या उत्पाद या सेवा होती है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई उत्पाद हो सकता है, कोई सेवा हो सकती है, जो गैर बहिष्करणीय और गैर प्रतिस्पर्धी हो। मतलब जिससे किसी को दूर रखना संभव नहीं है, साथ ही साथ गैर बहिष्करणीय मतलब किसी को इससे हटा नहीं सकते हैं। वह ऐसा नहीं कह सकते कि ये उपयोग करेगा इसका और ये उपयोग नहीं करेगा, खुली रहेगी, जिसकी इच्छा हो वो उपयोग कर सकता है। इसका मतलब यह है कि एक बार प्रदान कर दिए जाने के बाद किसी को भी इनके लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि हमने रोड बना दी, अब इस पर ये वाला साधन चलेगा और ये वाला साधन नहीं चलेगा। कुछ नियम बना सकते हैं लेकिन आप किसी को बांट नहीं सकते। जैसे नेशनल हाईवे पर टोल देगा वही आगे जाएगा, ये तो नियम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कलेक्टर की गाड़ी जाएगी और आम जनता की नहीं जाएगी, ऐसा नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति के द्वारा वस्तु का उपभोग करने से दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता कम नहीं होती है। जैसे पार्क होता है, पार्क में घूमने वाली बात होती है, तो घूमे कोई व्यक्ति पार्क के अंदर, तो इससे क्या है, दूसरे को घूमने से बंद नहीं किया जा सकता है। वो घूमना चाहे तो घूमो, नहीं घूमना चाहे तो मत घूमो, लेकिन आप मना नहीं कर सकते हो। सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान आमतौर पर सरकार के द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत वस्तुओं की बात करें या निजी वस्तुओं की बात करें तो इसका प्रबंधन क्या है, कौन करता है, निजी स्तर पर करते हैं, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान आमतौर पर कौन करता है, सरकार के द्वारा। और किसके माध्यम से, कराधान के माध्यम से इसका भुगतान किया जाता है। कि हम जैसे पार्क का उपभोग तो कर रहे हैं, हम इसके लिए पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन इनडायरेक्टली पैसे देते हैं। किसके माध्यम से, टैक्स देके, टैक्स के दे के हम इसका प्रावधान तो करते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं हमारी जो सार्वजनिक वस्तुएं होती है, पब्लिक गुड्स होती हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता आती है हमारे गैर प्रतिस्पर्धी उपभोग। क्या होता है गैर प्रतिस्पर्धी उपभोग की बात करें तो सार्वजनिक वस्तुओं का
एक व्यक्ति के द्वारा उपयोग दूसरे की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करता है। कई लोग एक ही समय में एक वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। कई लोग क्या कर सकते हैं, एक ही समय में एक वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा से या राष्ट्रीय रक्षा से लाभान्वित होता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का आनंद ले रहा है, तो इससे दूसरे को मिलने वाली सुरक्षा कम नहीं हो जाती कि मैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा का आनंद ले रहा हूँ और मेरे बगल वाला है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का आनंद नहीं ले रहा, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक के उपयोग लेने से दूसरे के लिए इसमें कमी नहीं आती है। दूसरा आता हमारे क्या, गैर बहिष्करणीयता, मतलब नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, मतलब गैर बहिष्करणीयता, मतलब कि एक बार सार्वजनिक वस्तु प्रदान किए जाने के बाद, कि एक बार क्या है सार्वजनिक वस्तु दे दी, तो व्यक्तियों को इसके उपयोग से या उपभोग से रोका नहीं जा सकता है, भले ही इसके लिए उसने भुगतान किया हो या न किया हो। भुगतान नहीं किया इसके बावजूद भी उसके उपभोग करने से रोका नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए देखें तो एक बार स्ट्रीट लाइट लग जाने के बाद किसी को भी उसकी रोशनी से रोका नहीं जा सकता कि भैया तुम इस रोशनी का उपयोग नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी को भी बहिष्कृत नहीं किया जा सकता, बहिष्करणीय नहीं है। फिर बाजार विफलता, मतलब मार्केट फेलियर की बात करें तो गैर बहिष्करणीयता की विशेषता के कारण निजी बाजार सार्वजनिक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने में विफल रहते हैं। क्या होते हैं कि निजी बाजार को कहा जाए कि आप एक काम कीजिए, सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति कीजिए, तो मना कर देंगे, भैया हमारी बस की नहीं है कि हम फ्री में सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति करें, तो सरकार इसके लिए आगे आती है। तो गैर बहिष्करणीयता की विशेषता के कारण निजी बाजार क्या होता है, सार्वजनिक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं करते हैं। इससे क्या मुफ्त सवारी समस्या उत्पन्न होती है, जहां व्यक्ति बिना भुगतान किए वस्तु का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उत्पादकों के लिए लाभ कमाना मुश्किल हो जाता। तो निजी बाजार नहीं करता, इसे फेलियर समस्या कहते हैं, बाजार फेलियर, मार्केट फेलियर की समस्या कहते हैं। फिर आता सामूहिक लाभ या कलेक्टिव बेनिफिट। सार्वजनिक वस्तुओं की बात होती है, ये पूरे समाज को लाभ देती है, किसी एक व्यक्ति को नहीं, क्या करती है, पूरे समाज को लाभ देती है, न कि केवल उन व्यक्तियों को जो सीधा उसका उपयोग करते हैं। ये केवल उसको लाभ नहीं देती जो सीधा उसका उपयोग करते हैं, बल्कि पूरे के पूरे समाज को इसका लाभ देती है। तो सरकार के प्रावधान की बात करें, सरकार के द्वारा प्रावधान, तो सार्वजनिक वस्तुओं को अक्सर सरकार के द्वारा वित्त पोषित और प्रदान किया जाता है। सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं, उनको अक्सर किसके द्वारा पैसे दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा, और मैनेजमेंट भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि निजी बाजार उन्हें कुशलतापूर्वक प्रदान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि निजी बाजार को चाहिए फायदा और इसमें कोई फायदा नहीं होता है, तो इस वजह से निजी बाजार क्या करता है, इनको प्रदान ही नहीं करता। वित्त पोषण आमतौर पर करों के माध्यम से होता है, कि सरकार को कैसे पैसे मिलते हैं, करों के माध्यम से, लेकिन डायरेक्ट जनता से पैसा नहीं ले सकते। ऐसे नहीं कह सकते यदि आपको इस सुविधाओं का उपयोग करना है तो आपको पैसा देना होगा, ऐसा नहीं कह सकते। फिर बात करें शुद्ध और अशुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं, क्या होते हैं शुद्ध और अशुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं। तो कुछ वस्तुएं शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं होती है और कुछ अशुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं। तो ऐसी पूरी तरह से गैर प्रतिस्पर्धी और गैर बहिष्करणीय होती है, उन्हें तो शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं, कि जिन्हें आप किसी भी तरीके से आप किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, इसमें सारी की सारी जनता, चाहे उन्होंने टैक्स दिया हो या ना दिया हो, वो इसका लाभ लेंगी। जैसे कि हमारी क्या होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये क्या होती है, शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं होती है। और ऐसी सेवाएं क्या होती है, गुड्स या वस्तु दुर्लभ होती है, मतलब बहुत कम होती है। फिर आता है इम्प्योर पब्लिक गुड्स, मतलब अशुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं, कुछ हद तक या कुछ समय के लिए गैर प्रतिस्पर्धी और गैर बहिष्करणीय होती है। जैसे कि एक भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक सड़क, एक भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक सड़क से मना किया जा सकता है कि यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो यहाँ साधनों का आना मना है। ये कहा जा सकता है कि भैया ये रोड तो है, लेकिन क्या है, यहाँ पे क्या साधनों का आना मना है, या फिर ये वन वे है, तो ये ऐसा किया जा सकता है, लेकिन एक सीमित तरीके से, क्या सीमित तरीके से मना किया जा सकता है, आपको हटाया जा सकता है उसका उपयोग करने से। कार वालों को कहा जा सकता है कि आप इस रोड से नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि उनको इसके लिए हटा दिया गया है। फिर बात करते हैं नॉन आइडेंटिफिकेबल, मतलब गैर पहचान योग्य। निजी वस्तुओं के विपरीत सार्वजनिक वस्तुओं को अलग और पहचान योग्य वस्तुओं के रूप में, क्या कि निजी वस्तुओं के विपरीत सार्वजनिक वस्तुओं को अलग और पहचान योग्य वस्तुओं के रूप में आसानी से खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। जो सार्वजनिक वस्तुएं होती है उनको आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, जैसे आप निजी वस्तुओं को खरीदते हो और बेचते हो।
जैसे कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सड़कें होती है, स्ट्रीट लाइट, साफ हवा, सार्वजनिक पार्क, बाढ़ नियंत्रण, ज्ञान, कुछ हद तक का ज्ञान है, तो इन सब चीज़ों को क्या सार्वजनिक वस्तुओं में गिना जाता है। फिर आती है हमारी मेरिट वस्तुएं या मेरिट गुड्स। तो मेरिट गुड्स की बात करें क्या होती है, मेरिट वस्तुओं की बात करें तो एक ऐसी वस्तु या सेवा होती है मेरिट गुड्स जिसे सरकार या समाज ये मानता है, क्या सरकार या समाज क्या ऐसा यह मानता है कि व्यक्तियों या समाज को कुछ लाभों को अवधारणा के आधार पर उपभोग करना चाहिए। क्या कि सरकार ये चाहती है कि जनता पागल है। अब ये आप सोचेंगे जनता के लिए ऐसा थोड़ी कहा जाता है जनता पागल है, मतलब कि जनता को यदि जागृत ना किया जाए या फिर समझाया ना जाए तो जनता के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जनता उसका उपभोग नहीं करेगी। मतलब जैसे शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा के अंदर यदि जनता इन्वेस्ट नहीं करेगी तो जनता कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन जनता इस बात को नहीं समझती। तो सरकार क्या करती है, फिर मुफ्त में विद्यालय, अस्पताल ये उपलब्ध कराती है, और यही हमारी क्या कहलाती है, पब्लिक को हमारे मेरिट गुड्स कहलाती है। तो मेरिट वस्तुएं क्या होती है, ऐसी वस्तु या सेवा होती है जिसे सरकार या समाज यह मानता है कि व्यक्तियों या समाज को कुछ लाभों की अवधारणा के आधार पर उपभोग करना चाहिए, न कि केवल भुगतान की क्षमता और इच्छा के आधार पर। या भुगतान की क्षमता और इच्छा के आधार पर नहीं, बल्कि किसके आधार पे, कुछ लाभों की अवधारणा के आधार पर इनको उपभोग करना चाहिए। इन वस्तुओं के उपभोग से क्या सकारात्मक बाह्यताएं उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऐसे वस्तुओं के उपभोग करने से सकारात्मक बाह्यताएं उत्पन्न होती है, जिसका अर्थ है कि उपभोग करने वाले व्यक्ति के अलावा तीसरे पक्ष को भी इससे लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि जो इनका उपभोग करता है, जैसे कोई व्यक्ति शिक्षा लेता है तो ऐसा नहीं है शिक्षा लेने से उसी को लाभ होगा, कुछ समय बाद वो जैसे पैसा कमाएगा, रोजगार लेगा तो उसके बीवी बच्चे माता पिता साथ ही साथ ज़्यादा कमाएगा तो सरकार को टैक्स मिलेगा, एक सभ्य समाज का निर्माण होगा। तो ऐसा नहीं केवल उसी को लाभ हो रहा है, पूरे के पूरे देश में बहुत सारे तबके हैं उनको लाभ इससे होता है। मुक्त बाजार में इन वस्तुओं का उपभोग अक्सर सामाजिक रूप से अवांछित रूप से कम होता है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। पहली विशेषता आती है इसकी कौन सी, सकारात्मक बाह्यताएं। बात करें तो मेरिट वस्तुओं के उपभोग से न केवल व्यक्तिगत उपभोक्ता को लाभ होता है बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी सकारात्मक लाभ होता है, एक व्यक्ति को न सब। उदाहरण के लिए देखें, शिक्षा सरकार उपलब्ध कराती है। शिक्षा न केवल व्यक्ति के ज्ञान और कौशल को बढ़ाती है बल्कि एक अधिक प्रबुद्ध उत्पादक समाज की ओर भी लेके जाती है। दूसरा उदाहरण देखें, टीकाकरण। तो हमने शिक्षा देखा पहला उदाहरण, दूसरा टीकाकरण। टीकाकरण क्या करता है, न केवल व्यक्ति को बीमारी से बचाता है बल्कि बीमारी के प्रसार को भी कम करता है। तो अस्पताल बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इनको कम कर देता है क्या, टीकाकरण। फिर आता है अंडर कंजप्शन, मतलब अल्प उपभोग। इसकी बात करें तो मुक्त बाजार में मेरिट वस्तुओं का उपभोग, या मुक्त बाजार होते हैं ओपन मार्केट, इनमें मेरिट वस्तुओं का उपभोग उस स्तर से कम होता है जो सामाजिक रूप से इष्टतम है। क्या होता है, समाज में जितनी जरूरत होती है उससे थोड़ा कम ही उपलब्ध कराई जाती है, इतनी नहीं कि बिल्कुल ओपनली उपलब्ध करा दी, नहीं, लिमिटेड उपलब्ध कराई जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सूचना की कमी, कि उपभोक्ता पूरी तरह से लाभों को नहीं समझते हैं, अपूर्ण जानकारी, भविष्य के लाभों को कम महत्व देना या लागत वहन करने की क्षमता न होना। तो ये सब चीज़ें होती है अल्प उपभोग, जो हमारे होते हैं ना मेरिट वस्तुएं, वो कम ही उपभोग ली जाती है। जैसे सरकारी स्कूलें तो सब जगह है लेकिन बच्चे बहुत कम जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनका अल्प उपभोग होता है, क्योंकि उनको जानकारी भी कमी होती है। फिर कई जो माता पिता होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, वो कहते हैं इससे क्या होगा, स्कूल भेजने से क्या फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करें तो मेरिट वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अक्सर हस्तक्षेप करती है। क्यों, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो मेरिट वस्तुएं हैं जनता को मुक्त रूप से मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, इंटरवेंशन या हस्तक्षेप करती है। इस हस्तक्षेप में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, सरकार क्या करती है, कभी कभी सब्सिडी देती है कि भैया छूट दे रहे हैं अब तो काम में ले लो। कीमतों को कम करने और मांग बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जैसे सब्सिडी देने का मतलब है छात्रवृत्तियाँ देती है। जैसे हमारी कालीबाई भील, हमारी जो बालिका स्कूटी योजना है वो, फिर हमारे देवनारायण स्कूटी योजना है, तो बहुत सारी योजना, स्कॉलरशिप है, गार्गी पुरस्कार है। तो ऐसे ही करके बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। फिर मुफ्त प्रावधान, फ्री प्रोविज़न, तो कुछ मेरिट वस्तुओं को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, जैसे हमारी सार्वजनिक शिक्षा एक निश्चित स्तर तक ही दी जाती है। फिर अनिवार्य उपभोग, अनिवार्य उपभोग की बात करें तो
कुछ वस्तुओं का उपभोग अनिवार्य करना, जैसे हमारे बच्चों के लिए टीकाकरण को अनिवार्य कर रखा है कि टीका तो लगवाना ही पड़ेगा। फिर सूचना का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उपभोक्ताओं को मेरिट वस्तुओं के लाभों के बारे में शिक्षित करना। क्या उपभोक्ताओं को मेरिट वस्तुओं के लाभों के बारे में शिक्षित करना भी इसी के अंदर शामिल किया जाता है। फिर बात करें हमारे मूल्य निर्धारण या वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट की बात करें तो यह निर्धारित करना कि कोई वस्तु मेरिट वस्तु है या नहीं, इससे मूल्य निर्णय शामिल होता है। इसमें क्या मूल्य निर्णय शामिल होता है कि सरकार या समाज क्या मानता है कि लोगों के लिए क्या अच्छा है। तो मूल्य निर्माण की बात करें तो यह निर्धारित करना कि कोई वस्तु मेरिट वस्तु है या नहीं, इसमें मूल्य निर्णय शामिल होता है कि सरकार या समाज ये मानता है कि इन लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं। फिर व्यक्तिगत सामाजिक लाभ की बात करें तो मेरिट वस्तुओं का उपभोग व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ व्यापक सामाजिक कल्याण में भी योगदान देता है। कि मेरिट वस्तुओं का उपभोग क्या है, यदि व्यक्ति मेरिट वस्तुओं का उपभोग करता है तो इससे क्या है व्यक्तिगत कल्याण के साथ साथ व्यापक सामाजिक कल्याण भी होता है। फिर बाजार प्रावधान संभव, इसकी बात करें बाजार प्रावधान संभव की बात करें तो मार्केट प्रोविजन की बात करें तो सार्वजनिक वस्तुओं के विपरीत मेरिट वस्तुओं का प्रावधान बाजार के माध्यम से ही संभव होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार ही सब कुछ उपलब्ध कराएगी, तो मेरिट वस्तुओं का प्रावधान बाजार के माध्यम से भी संभव है, लेकिन बाजार क्या सामाजिक रूप से इष्टतम मात्रा में आपूर्ति नहीं कर सकता। बाजार क्या जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में ये उपलब्ध नहीं कराएगा, लिमिटेड ही उपलब्ध कराएगा। फिर अपूर्ण जानकारी, इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो उपभोक्ता मेरिट वस्तुओं के वास्तविक निजी या बाहरी लाभों को पूरी तरह से नहीं पहचान सकते। उपभोक्ता के मेरिट वस्तुओं के वास्तविक निजी या बाहरी लाभों को पूरी तरह से नहीं पहचान सकते, जिससे उनका अल्प उपभोग होता है, मतलब इनको कम से कम काम में लिया जाता है। व्यक्ति झोला छाप डॉक्टर के पास चला जाएगा, जैसे अभी एक वेब सीरीज आई हुई है ग्राम चिकित्सालय, उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे डॉक्टर साहब आते हैं नए नए, उनको 2 महीने तक एक भी मरीज नहीं आता, जबकि बगल में एक झोला छाप डॉक्टर होता है, उसके भीड़ लगे रहते हैं, तो वो भी परेशान हो जाता है डॉक्टर भी कि झोला छाप मरीज के डॉक्टर के यहाँ तो खूब भीड़ है, जबकि मेरे यहाँ तो कोई भी भीड़ नहीं है, जबकि मैं तो मुफ्त में चिकित्सा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनके अपूर्ण जानकारी होती है और उनका उपभोग भी कम ही किया जाता है। तो मेरिट वस्तुओं के उदाहरण की बात करें, जैसे कि हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जैसे हमारा टीकाकरण, बुनियादी चिकित्सा, पुस्तकालय, सार्वजनिक परिवहन, संग्रहालय, कला और संस्कृति, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है और ये समाज के लिए जरूरी है। कई बार परीक्षा में एक चीज़ पूछी जाती है कि सार्वजनिक वस्तुएं भी सरकार देती है, मेरिट वस्तुएं भी सरकार देती है, फिर दोनों में क्या अंतर है? क्या सार्वजनिक वस्तुएं भी सरकार देती है और मेरिट वस्तुएं भी सरकार देती है, पर निजी वस्तुओं की तो बात कह सकते हैं कि निजी वस्तुएं सरकार नहीं देती है, लेकिन फिर सरकार ऐसा कैसा क्या अंतर देखती है दोनों में कि कोई वस्तु सार्वजनिक वस्तु हो जाती है और कोई वस्तु मेरिट वस्तु हो जाती है, तो उनमें अंतर बताइए। अंतर की बात करें तो सार्वजनिक वस्तु और मेरिट वस्तु में अंतर की बात करें, पहला अंतर तो परिभाषा में अंतर आता है। सार्वजनिक वस्तु क्या होती है? ऐसी वस्तु जो सभी को समान रूप से उपलब्ध होगी और एक का उपयोग दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, मतलब सब अपना अपना उपयोग करते हैं, एक के उपयोग करने से दूसरे के उपयोग में कमी नहीं आती है। मेरिट वस्तुएं तो ऐसी वस्तुएं जो समाज के लिए लाभकारी होती है, लेकिन लोग स्वयं इनके पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं करते हैं। अगर जनता को दे दी जाए तो भी उसका उपयोग नहीं करेंगे वो। जैसे स्कूलें खोल दी गई है, तो स्कूलें खोलने से बच्चे स्कूल थोड़ी चले जाते हैं, जब तक उनको कहा ना जाए, उनको जागरूक ना किया जाए। तो एक तो दिया भी जाएगा प्लस उनको कहा भी जाएगा कि आप इनका उपयोग भी करो। फिर उपभोग की प्रवृत्ति की बात करें तो अप्रतिद्वंदी होती है, मतलब एक के उपयोग करने से दूसरे के उपयोग में कमी नहीं आती। मेरिट वस्तु की बात करें तो आंशिक रूप से प्रतिद्वंदी होती है, मतलब उपयोग करने से दूसरे के लिए उपलब्धता कम हो सकती है। क्या? एक के उपयोग करने से दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता कम हो सकती है। बहिष्करणीयता की बात करें, मतलब सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है? अबहिष्करणीय होती है, मतलब किसी को वंचित नहीं किया जा सकता सार्वजनिक वस्तुओं से, जबकि हमारे मेरिट वस्तुएं बहिष्करणीय हो सकती हैं, जिन्हें भुगतान न करने पर वंचित किया जा सकता है। मतलब कि जैसे सब्सिडी है, सब्सिडी मतलब बीपीएल लोग जो बच्चे होते हैं उनको वो क्या कहते हैं, हमारी स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन जो बीपीएल नहीं है उसको बहिष्कृत किया जा सकता है। शिक्षा के मामले में ऐसा थोड़ी है कि बच्चे सब समान, नहीं, इसमें सब समान नहीं होते हैं। मेरिट वस्तुएं समान रूप से सबको उपलब्ध नहीं कराई जाती है, इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए जा सकते हैं, कुछ लोगों को इससे बाहर भी किया जा सकता है। फिर बाजार विफलता का कारण, क्योंकि लोग बिना भुगतान के सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इसलिए निजी क्षेत्र इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता, मतलब सार्वजनिक वस्तुएं निजी क्षेत्र कभी नहीं बनाता, क्योंकि लोग इनका महत्व नहीं जानते, इनका उपयोग कम करते हैं। सरकार भी बनाती है, निजी क्षेत्र भी बनाता है हमारे मेरिट गुड्स,
लेकिन जनता कम से कम ही उपयोग करती है। फिर सरकारी हस्तक्षेप क्यों किया जाता है? सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। भाई सरकार सार्वजनिक वस्तुएं होती है उनमें हस्तक्षेप कब करती है? जब उसकी उपलब्धता सुनिश्चित न हो, मतलब सबको मिल रही है नहीं मिल, केवल इतना ही चेक करती है। जबकि मेरिट गुड्स में सरकार किस चीज़ का हस्तक्षेप करती है कि सरकार चाहती है इसका उपयोग हो, मतलब इसका उपयोग बढ़ाना और इससे सामाजिक लाभ को बढ़ाना, इसलिए सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है। फिर उत्पादन के आधार की बात करें तो आमतौर पर सरकार के द्वारा इसको उपलब्ध कराया जाता है। जो हमारी सार्वजनिक वस्तुएं होती है इनको किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? आमतौर पर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन मेरिट गुड्स की बात करें तो सरकार और निजी क्षेत्र दोनों उपलब्ध कराते हैं, लेकिन मेरिट निजी क्षेत्र तभी उपलब्ध कराएगा जब उनको सब्सिडी मिलेगी, मतलब सरकारी प्रोत्साहन मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं कराएगी। फिर बाह्य प्रभाव की बात करें तो इसके सकारात्मक और सार्वभौमिक लाभ होते हैं, मतलब सभी को लाभ है, ऐसा नहीं है कोई इससे घाटे में जाता है। सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराने से, जैसे रोड पे लाइट लगा दी तो जो भी उस रास्ते से गुजरेगा सबको लाभ होगा। इस मेरिट गुड्स की बात करें तो सकारात्मक लेकिन मुख्य उपभोक्ता और समाज को दीर्घकालिक लाभ होता है, मतलब जो उपभोग करेगा उसको फ़ायदा तो होता ही होता है, साथ ही साथ लंबे समय बाद में उसको फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक पार्क, ये हमारे सार्वजनिक वस्तुएं होती है। और हमारे जैसे शिक्षा, टीकाकरण, पोषण आहार, स्वास्थ्य सेवाएं, ये हमारे मेरिट वस्तुएं हैं। तो इस तरह आज के एक लेक्चर के जरिए हमने निजी, सार्वजनिक और मेरिट वस्तुओं के बारे में ठीक से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।